हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने अब तक एक्सरसाइज 9.6 के आर्टिकल्स और उसके एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसके क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन x इंटू में आ रहा है cos x। तो इसकी बच्चों शुरुआत करते हैं। ये लीजिए i के इक्वल इसको मानते हुए अब दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में बच्चों, तो हम लोग खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेट को। अब इसमें x आ रहा है बच्चों जो कि होता है a के अंडर में, और cos आ रहा है बच्चों जो होता है t के अंडर में। सीक्वेंस के हिसाब से देखूं तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। अब खंडशः समाकलन विधि को यूज़ कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन करूं तो बच्चों cos का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, sin x माइनस एक और इंटीग्रेशन आता है जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन करते हैं। फर्स्ट तो x है, x का x के सापेक्ष क्या बन जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन जो आपने यहाँ लिखा है वही आप यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये x इंटू में आ जाएगा sin x, और यहाँ पर जो आ रहा है साइन इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस कोस, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ये cos x, सभी इंटीग्रेशन खत्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो यह इस प्रकार से नोट हो सकता है। इसमें फुल्ली मेथड से एक्सप्लेन हो चुका है कि ये जो हमारा सेकंड फंक्शन हमने उसका इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का इंटीग्रेशन, लेकिन लास्ट आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 2, सेम वैसे ही हम लोग इलेट का यूज़ करते हैं, जिसके बेस पर इसमें आ रहा है a और एक इसमें आ रहा है t। तो सीक्वेंस के हिसाब से चलें तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड कौन है बच्चों, sec स्क्वायर x, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं वो आ जाएगा tan x, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल जिसके अंदर आएगा फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट तो x है, x का अवकलन 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये वाला पद फिर से आता है क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ये लो बच्चों, और ये जो लास्ट में आंसर आ रहा है इसका में फिर से इंटीग्रेशन होता है करना। नेक्स्ट स्टेप में ये जो दो स्टेप है इनको लिखा सेम। tan x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बच्चों, अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका आंसर बनता है log sec x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप यदि नोट करना चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, ये रहा, जिसमें हम लोग फुल मेथड से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को फॉर्मूला यूज़ करते हुए लास्ट में यहाँ तक आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों फिर से दो फंक्शन का आ रहा है हमारे पास गुणा। अब इसमें है इलेट के हिसाब से यदि सोचूं तो x क्यूब है जो कि a बनेगा, और e की पावर माइनस x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, वो e के अंडर में आएगा। सीक्वेंस के हिसाब से चलूं तो ये फर्स्ट और ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन बच्चों, a और e के हिसाब से। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम लोगों ने कर दिया चूज, अब सीधा सीधा खंडशः समाकलन वाली विधि को यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ध्यान रखना e की पावर है माइनस x, और यदि मैं e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन हल करता हूं बच्चों तो e का तो आ जाता है सेम, लेकिन x के साथ गुणा में कौन है बच्चों, माइनस, उसका लगेगा भाग। तो जब इसका भाग करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू आती है माइनस और e की पावर माइनस x। तो मैं यहाँ पर जो सेकंड इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों उसको सीधा ही यहाँ पर नोट कर देता हूँ, वो उससे आ जाएगा। अब माइनस एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन है x क्यूब, इसका अवकलन कितना बनेगा 3x स्क्वायर, जिसमें से 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया और x स्क्वायर ये लो। फिर इसके अंदर ये वाला स्टेप भी आता है बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन ये लो, और इस पद का फिर से इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये x क्यूब और e की पावर माइनस x विद माइनस, इसको तो यूँ आगे लिख दिया, और यहाँ पर ये जो अंदर वाला माइनस है उसको शिफ्ट कर देता हूँ बाहर, तो बन जाएगा 3, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस x और dx।
अभी भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है बच्चों, फिर से दो फंक्शन का आ रहा है मल्टीप्लाई। खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करेंगे। अच्छी बात यह है कि जिसको पहले फर्स्ट और सेकंड माना था अब भी उसको ही फर्स्ट और सेकंड मानना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। फिर से खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं। ये -x³ इंटू ई की पावर -x। अब इसमें जो ये आ रहा है 3, ये कांस्टेंट है बच्चों, और हम जानते हैं खंडशः समाकलन विधि में कितने पार्ट बनते हैं आगे चलकर 2। गलती ना हो जाए इसलिए जब भी कोई कांस्टेंट या बाहर प्लस माइनस की कोई गलती होने का चांस हो आप कोष्ठक को यूज़ कर लेना बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट x² है। सेकंड का इंटीग्रेशन आप लोग अभी जानते हैं, अभी भी हल किया है। माइनस इंटीग्रेशन इसके अंदर आता है फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट कौन है बच्चों? x²। x² का अवकलन बन जाएगा 2x। सेकंड में क्या आता है बच्चों? ये वाला पद, वापस ये इंटीग्रेशन आ जाता है और इस मान का फिर से इंटीग्रेशन होता है। अब कोष्ठक को कर देता हूँ बंद। अब नेक्स्ट स्टेप को हल करने के लिए -x³ और e की पावर आ रहा है -x। इसका गुणा कर रहा हूँ बच्चों अंदर। यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर माइनस, दोनों का गुणा बन जाएगा माइनस, फिर 3, फिर x² और फिर e की पावर है -x। अब ये माइनस और माइनस का गुणा ये तो हो जाएगा ख़त्म। बाहर जो चिन्ह चल रहा है वो भी क्या चल रहा है? प्लस। तो ये 3 गुणा 2 ही लिखूँगा सीधा, तो उत्तर बन जाएगा 6। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x इंटू ई की पावर -x और dx। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ बच्चों, लास्ट स्टेप अभी भी बच गया हमारे पास। इस पर फिर से खंडशः समाकलन विधि का यूज़ होगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, इसके बाहर कितना लिखा हुआ है? 6। गलती ना हो इसलिए हम इंटीग्रेशन करते समय कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप है उनको तो एज इट इज़ नोट कर देता हूँ बच्चों। -x³ और e की पावर -x, जोड़ का निशान सॉरी माइनस का निशान है, और है 3x² और e की पावर x -x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर है 6, इसको रखा बाहर, इंटीग्रेशन हल करता हूँ। अब इंटीग्रेशन में x इंटू है e की पावर -x। तो खंडशः समाकलन विधि से फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एक और जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पद का फिर से इंटीग्रेशन। बच्चों कोष्ठक को कर दिया बंद। पहले वाले 2 स्टेप सेम नोट कर देता हूँ, ये लो। अगले स्टेप में अंदर गुणा करना है किसका? ये जो बाहर रखा हुआ है 6, तो 6 का गुणा करूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा -6x और e की पावर -x। ये माइनस माइनस का गुणा खत्म, बाहर चल रहा है प्लस का 6। अब इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ e की पावर -x और dx। अब इस आखिरी इंटीग्रेशन को भी हल करना है। अब खंडशः समाकलन विधि की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों की, स्टैंडर्ड हमारे पास इंटीग्रेशन है और एक ही है। अब ये -x³ और e की पावर -x, -3x² और e की पावर -x और -6x और e की पावर -x, यहाँ तक सब ओके है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है 6, इसका इंटीग्रेशन हमने हल किया है -e की पावर -x। सब इंटीग्रेशन खत्म, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ऐड कर दिया लास्ट में। अब इन ये जितने भी स्टेप आ रहे हैं बच्चों हमारे पास, इन सारों में एक चीज़ आ रही है कॉमन, एक तो माइनस आ रहा है और e की पावर आ रहा है -x। तो इन सारों में से माइनस और e की पावर -x को ले लिया कॉमन। बाकी यहाँ पर बचा x³, यहाँ पर बचा 3x², यहाँ पर बचा 6x और यहाँ पर बच जाएगा 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट भी हो सकता है बच्चों। ये रहा, बहुत सारे स्टेप आएंगे इसके अंदर, लेकिन लास्ट में आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, जिसके अंदर हमारे पास है x³ इंटू में sin x। जब मैं इसका इंटीग्रेशन हल करूँगा बच्चों, i के इक्वल इसको मान लेते हैं। फिर से इलेट विधि का यूज़ करते हैं, जिसमें x³ का मतलब a से होगा, sin का मतलब बन जाएगा t से। तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन सीक्वेंस के हिसाब से। खंडशः समाकलन विधि को यूज़ करूँ, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है बच्चों? अब साइन का इंटीग्रेशन क्या बनता है? माइनस कॉस, माइनस का निशान जिसके अंदर इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट x³ है जिसका अवकलन बनेगा 3x²। अब बच्चों यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट करता जाऊँगा। अब आपको पता है ये वाला मान यहाँ आएगा, इसके अंदर माइनस है, इस माइनस का गुणा कर दूंगा बाहर, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x² इंटू में cos x।
अब इसका इंटीग्रेशन हल करना है बच्चों, क्योंकि दो फंक्शन का फिर से मल्टीप्लाई है, ये फर्स्ट और ये बन गया सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर वाला पद माइनस एक्स क्यूब इंटू में आ रहा है कॉस एक्स, 3 कांस्टेंट है, कोष्ठक का इस्तेमाल किया, यहाँ पर इसके ऊपर फिर से खंडशः समाकलन विधि को यूज़ कर लिया। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, अब फर्स्ट कौन है बच्चों, एक्स स्क्वायर, उसका अवकलन बनेगा 2x और ये वापस आ जाएगा ये sin x और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर वाला 3 है इसका अंदर गुणा कर दो, तो माइनस एक्स क्यूब इंटू में cos x प्लस में बनेगा 3x स्क्वायर और sin x, यहाँ पर माइनस 6 इंटीग्रेशन के अंदर आएगा x और sin x। अभी तक लास्ट इंटीग्रेशन हुआ नहीं है कंप्लीट, इसको फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, ये बच्चों मल्टीप्लाई है। फिर से खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करूं, पहले 2 स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जैसे आ रहा है बिल्कुल वैसे आने दीजिए। माइनस और 6 को रखिए बाहर, कोष्ठक का इस्तेमाल कीजिए, u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन, अब x बच गया बच्चों, x का अवकलन कितना होता है 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर ये वाला पद फिर से आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसमें आ रहा है माइनस का कोस, उस माइनस को बाहर शिफ्ट कर देना और यहाँ पे लिख देना सिर्फ cos x। बस अब एक आखिर में cos x का इंटीग्रेशन रह गया, नहीं अब आपको खंडशः समाकलन विधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड स्टेप भी सेम, अगले स्टेप में माइनस 6 का अंदर गुणा कर दो, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस बन गया प्लस 6x और cos x। अब इनका गुणा भी करो तो यहाँ पर आएगा माइनस 6, cos का इंटीग्रेशन बच्चों sin x, सारे इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, जिसका हमारे पास लास्ट आंसर ये वाला बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसके अंदर एक्स क्यूब इंटू में है log x का होल स्क्वायर। फिर से खंडशः समाकलन विधि का यूज़ होगा, इंटीग्रेशन आई के इक्वल मान लिया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज़ करने के लिए इलेट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आ रहा है बच्चों log वाला फंक्शन जो कि l होता है, एक्स क्यूब का मतलब बन जाता है a, सीक्वेंस के हिसाब से यदि सोचूं तो अब log वाला फर्स्ट फंक्शन बनेगा और एक्स क्यूब बन जाएगा सेकंड फंक्शन। खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट को छोड़ देते हैं, ये लो बच्चों फर्स्ट ये है, सेकंड कौन है एक्स क्यूब, उसका इंटीग्रेशन करना होता है, वो बन जाएगा x की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर अब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का अवकलन। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं, ये log x की पावर है 2, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन बनेगा 2 log x, पहले जो घात थी उसका अवकलन कर दिया, अब अंदर वाला फलन है log x जिसका बनेगा 1/x। इसके साथ में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, यानी ये वाला पद फिर से आएगा x पावर 4/4 और इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई विद क्या आ जाएगा dx। इस पार्ट को थोड़ा सा हल कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट जैसा आ रहा है वैसा का वैसा नोट कर दो, ये लीजिए। सेकंड पार्ट में यदि मैं यहाँ पर दूँ ध्यान, तो यहाँ पर बट्टे में क्या बचेगा 2, इसको कर दिया बाहर, यहाँ पर ये कैंसिल होके बचेगा x की घात बच जाएगी 3, तो यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब इंटू में log x ओवरऑल। अब ये फिर से 2 फंक्शन का आ गया मल्टीप्लाई, इसको हल करने के लिए जैसे पहले किया था, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करना है बच्चों। पहले वाले स्टेप को लिख दो सेम जैसा भी है, उसका इंटीग्रेशन हो चुका है। फिर इसमें बाहर है -1/2, गलती ना हो इसलिए कोष्ठक लगा रहा हूँ। इस पर u इंटू वी का मेथड यूज़ करूँ खंडशः समाकलन विधि का, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लो, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर -1/2 है इसका अंदर कर दूंगा गुणा, और इस स्टेप को लिखूंगा सेम। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों सेम, ये लीजिए। सेकंड स्टेप में इनका अंदर गुणा होगा, तो -x की पावर बन जाएगी 4/8 और साथ में आ जाएगा log x। यहाँ से
फिर इनका गुणा करूँ तो माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस 2 और यहाँ पर आ रहा है 4 कांस्टेंट, इनका गुणा बन जाएगा 8। ये लो बच्चों 1/8। और अब इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा इन दोनों का भाग देने के बाद x का क्यूब। तो हमें लास्ट में इंटीग्रेशन करना है x क्यूब का। बस ये अब इसका आपको खंड से समाकलन की आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया सिंगल फॉर्म में। तो अगला पद बन जाएगा x पावर 4/4 log x का स्क्वायर बच्चों माइनस x की पावर 4/8 इंटू में log x। अब ये 1/8 को बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सारों में x की पावर 4/4 आ सकता है कॉमन, देखो इसको हम ले लेते हैं कॉमन x की पावर 4/4 को। शेष क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा माइनस 1/2 और log x, और यहाँ पर बच जाएगा 1/8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो बहुत बार इसमें क्वेश्चन आगे से आगे होता चला जाएगा। ध्यान ये आपने रखना है कि कोई इंटीग्रेशन नहीं बचना चाहिए। जब तक सारे इंटीग्रेशन नहीं ख़त्म होते आपको किसी न किसी विधि की आवश्यकता पड़ेगी। आप यदि नोट करना चाहें बच्चों तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नोट हो सकता है, जिसमें x की पावर 4/4 को कॉमन लेने के बाद फाइनली ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, इसके अंदर हमें फिर से एक इंटीग्रेशन मिला है और इस इंटीग्रेशन की शक्ल में थोड़ी सी बदल देता हूँ। और वो शक्ल कुछ ऐसे बदलनी है, जो एक्स क्यूब लिखा है ना बच्चों उसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स। एक एक्स को मैं डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई के अंदर कर देता हूँ शो। हो सकता है बच्चों ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा एक्स, 1/2 अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, जिसका अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू दी हाफ dt। अब ये जो वैल्यू है वो सारी इसके अंदर कर देते हैं पुट बच्चों। तो हमारा फाइनली जो इंटीग्रेशन बन जाएगा x dx के स्थान पर आएगा 1/2 और dt 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिया। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसके स्थान पर यूज़ कर लिया हमने t। तो हमारा फाइनली ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम लोग खंड समाकलन विधि का यूज़ करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन इलेट वाले मेथड से। अब माइंड में यही रखना कि ये जो है t है वास्तव में x है, तो जो सिर्फ t है वो तो a बन गया, और जो e की पावर में है t वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e बन गया। सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब 1/2 को रखिए बाहर, फर्स्ट को छोड़ दिया हमने, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर में t माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, अब ये फर्स्ट है t, इसका अवकलन बनेगा 1 और वापस ये आता है e की पावर t और इसका फिर से इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को बाहर रखिए, ये t इंटू e की पावर t माइनस यहाँ पर e की पावर आ गई t, जिसका फिर से इंटीग्रेशन बन जाएगा e की पावर t। सब इंटीग्रेशन ख़त्म, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें से यदि हम कॉमन लेना चाहें तो e की पावर t आ सकता है कॉमन बच्चों, शेष बचेगा t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आखिर में मानिए ची को कर देते हैं ख़त्म। तो जो हमने माना था t वो वास्तव में कौन था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा e की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से ये नोट हो सकता है बच्चों। ये रहा, ये आपका आंसर बनेगा, जिसमें मान रख देंगे वापस। बस एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये e एक्स स्क्वायर नहीं है, ये e की पावर में है एक्स स्क्वायर, बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों फिर से पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है देखो, शुरुआत में यहाँ पर लिखा है e की पावर में 2x, इसको लिख देता हूँ e की पावर x गुणा में e की पावर x। हो सकता है बच्चों आधार समान हो तो घातों का योग, और घातों का योग करते ही वापस ये स्टेप आ जाए, यानी ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ा है। और यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है e की पावर में e की पावर x, यहाँ पर यूज़ कर लेना कोष्टक। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, ये dx के साथ गुणा के रूप में है। तो
तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए e की पावर x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन कर दूं तो e की पावर x dx इक्वल बन जाएगा dt। तो लास्ट में हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, इसके स्थान पे तो आ जाएगा dt, ये लो। बाकी जहाँ जहाँ e की पावर x है वहाँ पर आ जाएगा t, तो यहाँ पर बनेगा t इंटू ई की पावर में t। अब ये पिछले क्वेश्चन के जैसा बन गया, इसको फर्स्ट लिया और इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो बच्चों आ जाएगा t माइनस 1 इंटू ई की पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मानी चीज़ को वापस ख़त्म कर दो तो यहाँ पर बनेगा e की पावर x माइनस 1 इंटू में e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप यदि नोट करना चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है बच्चों। ये रहा e की पावर जो थी 2x, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया e की पावर x इंटू ई की पावर x, लास्ट में ये वाला आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ log x का होल स्क्वायर है बच्चों और कोई फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जिसका हम सीधा इंटीग्रेशन नहीं जानते और वही अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लो। अब आप कहोगे इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, उसको हम लोग सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे 1 इंटू log x का होल स्क्वायर, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और जो 1 है उसको सेकंड फंक्शन। अब खंडशः समाकलन विधि को यूज़ कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन। अब ये फर्स्ट का अवकलन अभी हमारे पास एक क्वेश्चन में आया था बच्चों, तो इसका अवकलन कुछ ऐसा बन जाएगा। वापस सेकंड का इंटीग्रेशन इसके अंदर आता है और इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है। अब इसका फर्स्ट स्टेप तो सेम आ जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करके नोट कर देते हैं, माइनस का निशान। ये वाला 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, ये x से x हो गया कैंसिल, बचेगा सिर्फ log x। अब फिर से बच्चों log x का इंटीग्रेशन तो हम लोगों को आता ही नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ जो 1 है उसको सेकंड फंक्शन और इस log x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे जैसे इसको हल किया था। इसके ऊपर फिर से खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप सेम। अब सेकंड इंटीग्रेशन के बाहर माइनस और है 2, गलती ना हो जाए इसलिए कोष्टक लगाता हूँ। खंडशः समाकलन विधि, फर्स्ट को छोड़ दिया बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन। अब इसको हल करते हैं। इसका पहला पद है x log x का होल स्क्वायर, दूसरे पद में जो बाहर -2 इसका अंदर गुणा कर देता हूँ तो बन जाएगा -2x और log x। फिर इस स्टेप का गुणा करूँ तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और 2, और यहाँ पर x से x हो जाएगा कैंसिल, तो इस लास्ट इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन बन जाता है बच्चों x। सारे इंटीग्रेशन ख़त्म प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है बच्चों, जिसके फाइनल में यही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इंटीग्रेशन करना है एक इन्वर्स फंक्शन का जिसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इन्वर्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में जो 1 होता है उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और कोस इन्वर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर भी खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करूँ तो वो आता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसके साथ सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन बच्चों। थोड़ा सा हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप बनेगा x इंटू में कोस इनवर्स x, ये माइनस माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, अंदर है x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो उसका अवकलन होना चाहिए x। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t। जब बच्चों इसका अवकलन किया जाएगा तो बन जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt। इस आधार पर x इंटू dx का मान बन जाएगा -1/2 और dt। ये सारी वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है उसका तो काम खत्म। अब इसके स्थान पर आएगा -1/2 dt, -1/2 कांस्टेंट है उसको कर देंगे बाहर,
तो बाहर -1/2, ऊपर बनेगा dt और बटे में बन जाएगा √t। अब इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ये x cos इनवर्स x, ये -1/2, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2√t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू कैंसिल, बाकी बचा x cos इनवर्स x, जो ये है t, इसका मान रख दिया जो कि था 1 - x², तो ये 1 - x² का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। यदि हम इसको नोट करना चाहें तो इस प्रकार से बच्चों ये नोट हो सकता है, सेम मेथड और सेम आंसर। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छा बीच में एक बात नोट की हुई है, वो ये है कि यदि हमें एक से ज़्यादा बार खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करना हो तो वापस उसे ही फर्स्ट और सेकंड मानते हैं जिसको हमने फर्स्ट टाइम माना था। ये बात यहाँ पर नोट की गई है। जो हमारा 5वें का पार्ट नंबर 2 है बच्चों, हमने जो एग्जाम्पल किया था उसके अंदर भी आया था ये, और मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि एग्जाम्पल में एक जो पार्ट हम हल कर रहे थे वो वापस इसी क्वेश्चन के जैसा बनने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को उसके सेकंड पार्ट के जैसे हल करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल और dx और इसको मान लिया इक्वल टू दी i। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने x के स्थान पर लिया था a tan² थीटा। तो इसका अवकलन बच्चों dx इज इक्वल बन जाएगा 2a tan थीटा sec² थीटा और d थीटा। अब आगे जाकर हमें इससे tan² थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, तो इसके मान भी मैं नोट कर रहा हूँ। यहाँ से मान आ जाएगा x/a, सिर्फ इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो इधर की साइड में लग जाएगा रूट, और सिर्फ थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी तो बन जाएगा tan इनवर्स x/a का रूट। इसको ओवरऑल चाहो तो नाम देना समीकरण नंबर 1, इसकी हमें कहीं ना कहीं जाके आवश्यकता पड़ने वाली है। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर कर देता हूँ पुट बच्चों। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर है कोसेक इनवर्स, यहाँ पर था x+a या a+x, तो a और x के स्थान पे रख दिया 8 tan² थीटा बटे में x, जिसके स्थान पर फिर से है 8 tan² थीटा विद इन द रूट। अब dx के स्थान पर ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है बच्चों, जिसमें 2a कांस्टेंट है। बाकी पदों को इसके साथ नोट कर देता हूँ, ये लो। अब इतना काम होने के बाद हम लोग रूट वाली वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये कोसेक इनवर्स, रूट के अंदर a से a हो जाना है कि कैंसिल, देखो बाकी बचेगा ऊपर वाला 1 + tan² थीटा जो कि बनता है sec² थीटा बटे में जो चाह रहा है उसको वैसा ही चलने दो। ये रूट के अंदर है, इन वैल्यू को भी सेम रखना है जो कि है tan थीटा इंटू में sec² थीटा d थीटा। अब 2a बाहर, कोसेक इनवर्स के अंदर बच्चों बनने वाला है कोसेक थीटा। जब तुम इसको हल करोगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सेक बटे में है tan, उसका मान बन जाता है कोसेक। आगे आने वाली वैल्यू जैसी हैं फिलहाल हम उनको वैसा ही नोट कर देते हैं, जिससे ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा 2a बाहर, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी थीटा इंटू में चल रहा है tan थीटा और sec² थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन वैसे ही हम लोग हल कर रहे हैं जैसे हम लोग एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट यानी इंटीग्रेशन I2 को हल किया था। इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लिखते हैं माना tan थीटा इज इक्वल टू दी t, और इसके साथ साथ हमें थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी तो बन जाएगा tan इनवर्स में t। अब इसका अवकलन का हम लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसका अवकलन बन जाएगा sec² थीटा d थीटा इज इक्वल टू दी dt। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ बच्चों। ये इंटीग्रेशन i था, तो अब जो i है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी, बाहर जा रहा है 2a, थीटा के स्थान पर आ जाएगा tan इनवर्स में t, इसके स्थान पर आ जाएगा t और इसके स्थान पर आ जाएगा dt। अब यहाँ पर आकर हम खंडशः समाकलन विधि को यूज़ करेंगे बच्चों। खंडशः समाकलन विधि के लिए ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन इलेट के बेसिस पर। अब इसके बाद 2a बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का वापस इंटीग्रेशन
और इसका फिर से इंटीग्रेशन। थोड़ा थोड़ा हल कर लेते हैं। बटे वाले 2 को कॉमन लिया, वो इस 2 को कर देगा कैंसिल बच्चों। बाकी ए बाहर। फर्स्ट स्टेप में ये वाले मान जैसे भी हैं उनको एक बार नोट कर देते हैं। ये लीजिए बच्चों। अब अंदर ये वाला जो ये पार्ट बन रहा है, ये बच रहा है टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए बच्चों हम अंश में एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं और यहाँ पर कोष्ठक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके पार्ट बनाने हैं 2 यहीं पर ही, ये लो। इसके जो 2 पार्ट बनेंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। ये सिर्फ ए है, ये वैल्यू सेम लिखनी है फिलहाल, ये लीजिए। अब जब इनका भाग करूँगा तो 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन करना है तो बन जाएगा टी। ये माइनस माइनस का गुणा कर दिया, ख़त्म। 1 बटे में 1 प्लस आ रहा है टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स में टी। सारे इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब जो जो मान हमने माने उनको कर देते हैं ख़त्म बच्चों यहाँ से। तो मैं इसका मान रखूँगा टी स्क्वायर का, ये रहा, वो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर आ जाएगा थीटा, इसके स्थान पर आ जाएगा tan थीटा और इसके स्थान पर आ जाएगा सिर्फ थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमने समीकरण नंबर 1 से वापस नोट करनी है बच्चों। तो इन वैल्यू को जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो जो लास्ट में मानी हुई थीटा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू x बटे ए, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x बटे ए का रूट, इसकी वैल्यू सिर्फ x बटे ए का रूट और थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x बटे ए का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी बच्चों। अब इस a का अंदर गुणा कर दूंगा, a का गुणा करूँगा तो फर्स्ट स्टेप में तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x इंटू tan इनवर्स x अपॉन a का रूट। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस और अंडर रूट ax, और यहाँ पर गुणा होगा तो बन जाएगा a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। अब इन 2 स्टेप में से हम लोगों ने कॉमन लेना इनवर्स वाला फंक्शन। कॉमन लेने के बाद की स्थिति क्या बनेगी बच्चों, x और a यानी x प्लस a माइनस अंडर रूट ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इस पद को लिख दें पहले, गुणा में है क्योंकि ये दोनों पद, इसको लिख दें बाद में, और इसके साथ आएगा माइनस ax का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप यदि चाहें तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस मेथड से भी हल हो सकता है। शुरुआत बिल्कुल रहेगी सेम, कोसेक इनवर्स वैसा का वैसा, ये वाला स्टेप आएगा। अब इसके अंदर इसको पूरे को फर्स्ट फंक्शन लिया हुआ है और इसको सेकंड फंक्शन बच्चों। बाकी सारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल सेम है। तो आप चाहें तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी हो सकता है जिसमें आपको एक नया वेरिएबल t मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसको t मानते तो वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो सकता है बच्चों। लास्ट में स्टेप पर आएंगे जिससे हमारा फाइनली यही आंसर बनने वाला है। तो बच्चों हमने इस पार्ट के अंदर 9.6 के 5 नंबर क्वेश्चन तक हल कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।